पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो, माल्टेज लिखा है इसमें। माल्टेज एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला है। माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारी डाइसैकेराइड होती है। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम से माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? दो ग्लूकोज के अणु बन जाते हैं। तो यह आंसर नहीं है, क्योंकि यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पूछा किसका है? प्रोटीन का पूछा है। अगला देखो ऑप्शन है यूरिएज। यूरिएज किसको तोड़ेगा? यूरिया को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। तो यह भी आंसर नहीं आएगा। जाइमेज क्या करेगा? हमारा जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जैसे हम बियर की बात करें, ब्रेड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जाइमेज एंजाइम की क्रिया से स्टार्च है हमारा एमाइलेज के माध्यम से टूटता है, लेकिन वहाँ पे वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट है, चौथा भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो पेप्सिन है, पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन है, वो जो माइनर यूनिट होती है प्रोटीन की, अमीनो एसिड, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यह काम कहाँ होता है? जठर रस, मतलब क्या? आमाशय में होता है। लेकिन आगे जाके अग्नाशय काम करता है, अग्नाशय रस काम करता है। उसके बाद में कौन सा एंजाइम आ जाता है? हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या रोल है? जो पेप्सिन ने काम किया था, जठरस में काम किया था, जठरस में हमारा पेप्सिन पड़ा था, उसने क्या कर दिया था? प्रोटीन को किस में चेंज कर दिया था? एमिनो एसिड में। अब उस एमिनो एसिड को और छोटी जो पेप्टाइड जो इकाइयां हैं, श्रृंखलाएं हैं, उसमें तोड़ने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। तो ये आपको सिंपल भाषा की मैं बात करूं तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? आप ये दो नाम ठीक से याद कर लो। पहला नाम क्या है? पेप्सिन है। दूसरा नाम क्या है? हमें ट्रिप्सिन है। सेकंड, नपुंसक बात करें, नर में सुअर को क्या कहते हैं? तो आपको पता हो तो बैरो कहते हैं। बैल किसका आएगा? गाय भैंस का आएगा। जेल्डिंग किस में क्रिया आएगी? हमारी हॉर्स में आएगी। वेदर किस में क्रिया आएगी? सीप गोट में आएगी। सुरती और मूरा का कॉम्बिनेशन से कौन सी ब्रीड तैयार हुई है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? महसाणा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोनों के करेक्टर आ जाते हैं। जैसे सुरती में हंसिया नुमा जो हमारे सींग होते हैं, वो करेक्टर भी इसमें आएगा। मूरा के जैसे सींग है, आगे से घुमे होते हैं, वैसे इसमें वो करेक्टर भी है। दोनों करेक्टर एक साथ समाहित होते हैं महसाणा में। टोडा की बात करें, टोडा कहाँ होती है? साउथ इंडिया की जो ब्रीड है टोडा, तमिलनाडु में मिलती है। टोडा एक जनजाति का नाम है। उसके बेस पे इस ब्रीड का नाम टोडा रख दिया गया था। जाफराबादी, ये बहुत बहुत फेमस नाम है। छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट कहते हैं इसको। इसमें जो स्लीपिंग आइज कंडीशन होती है, बिल्कुल आंखें होती हैं जैसे हमेशा सो रहा हो कुछ लोग। नीली रावी, जिसको पंच कल्याणी के नाम से फेमस है। कजरी आंखें, इसका ये फेमस करेक्टर है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर हमारा क्या बढ़ेगा? क्योंकि सुरती व मुरा के कॉम्बिनेशन से कौन सी ब्रीड तैयार हुई? तो आंसर क्या आएगा? हमारा महसाणा आएगा। नेक्स्ट, सुअर का गैस्ट्रेशन पीरियड का पूछा है, तो पता है कि 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन। 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन मीन्स कितने दिन हो गया? 114 दिन हो गया। 155 के आसपास किसका होता है? भेड़ बकरी का। भेड़ का थोड़ा कम होता है, बकरी का थोड़ा ज़्यादा है। बास्ट किसका होता है? 60 ± 2। कुत्ते और बिल्ली की बात करें, 279, 9 महीने 9 दिन किसका होता है? गाय का होता है। उसके अकॉर्डिंग इन चार की बात नहीं, बाकी जो है वो भी सब आप याद करो। पक्षियों में स्वर यंत्र, जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है पक्षियों में। वैसे मैंने यहाँ पे सिरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स तीनों लिख दिए हैं। तो जो भी सिरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स लिख रखा है, तो लैरिंक्स किस में है? गाय भैंस की हम बात करते हैं, हमारी बात करते हैं। पक्षियों की बात करते हैं, उत्तर आता है सिरिंक्स आता है। फेरिंक्स एक क्या चीज़ है? इससे मिलती जुलती टर्म है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। ये श्वसन में भी काम आएगी, उत्सर्जन में, दोनों में काम आएगी। फेरिंक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो श्वसन तंत्र में, उत्सर्जन दोनों में काम आता है। क्रोप इसका एक पार्ट है। जो ईसोफेगस होती है वो फूल जाती है, किसकी? बर्ड्स की ईसोफेगस है, वो बीच में से फूल जाती है। उस फूली संरचना का नाम क्या है? क्रोप है। ये तो पूछा नहीं है। पूछा है कि आवाज उत्पन्न होने वाला तंत्र बताओ, यंत्र बताओ, तो उत्तर क्या आएगा? सिरिंक्स आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, क्यू फीवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये डिजीज है। क्यू मीन्स यहाँ पे है क्यूरी। क्यूरी मतलब है क्वेश्चन मार्क। 1930 से पहले इस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था कि बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है। इसलिए इस बीमारी का नाम क्यूरी रख दिया। क्यूरी मीन्स क्यू से रख दिया। इसमें टेम्परेचर आता है, बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम कोक्सिला, यहाँ पे बर्निटी एक बैक्टीरिया का नाम है। इसके अलावा ये जो लिख रखे हैं बर्ड्स में होता है। सीटियोसिस बीमारी है, पक्षियों में मिलती है। ये जो लास्ट में जो लिख रखा है, लास्ट में लिख रखा है, ये गाय में होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे फेमस बीमारी सबको पता है, ब्रूसेला अबोर्टस, मतलब ब्रूसेला बीमारी होती है। इसमें गर्भपात कौन से सेमेस्टर में? ट्राई सेमेस्टर कौन सा? थर्ड ट्राइमेस्टर में। साइलेज, बहुत बहुत सिंपल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेज की बात करें तो उत्तर आएगा हमारा फर्मेंटेशन, जो हमारा चारा है, किण्वित चारा है। लेकिन अगर साइलेज काट के हम
हे कर दें तब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सूखे चारे को संरक्षित रखने का जो मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड है? हे मेथड है। वो कौन सा मेथड है? हे मेथड। यहाँ पे पूछा है साइलेज है तो कौन सा आएगा? फर्मेंटेशन जिसका हो चुका है उस चारे को, हरे चारे को हम किण्वन के माध्यम से स्टोरेज करते हैं, बाद में सूखे के टाइम में काम में लेते हैं, उसका नाम है किण्वित चारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करें एक्टोपैरासाइट बताओ, गाय का एक्टोपैरासाइट बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चिंचड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? टिक्स बोलते हैं। जिसका नाम क्या है? टिक्स है। बाकी देखो यहाँ पे जो तीनों लिख रखे हैं ये तीनों बहुत फेमस नाम है। इन तीनों के ऊपर मैंने आगे 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए हैं। किसी का मैंने ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, किसी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। जैसे गोलकृमि कौन होता है? निमेटोड। गोलकृमि किसका हेड कौन है? संघ का हेड कौन है? निमेटोड। फ्लूक कौन सा होता है हमारा? ट्रिमेटोड। फ्लूक कौन होता है? ट्रिमेटोड। फिताकर्मी इसको बोलते हैं सिस्टोड को। तो ये तीनों टोड है, निमेटोड, रिमेटोड, सिस्टोड। निमेटोड को हम गोलकृमि, सूत्रकृमि, धागाकृमि कहते हैं। फ्लूक वर्म जैसे लीवर फ्लूक आगे पूछा है मैंने, फ्लूक के लिए कौन सी दवाई है? ऑक्सीक्लोरोनाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिताकर्मी में हमारा टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, सुअर में, बीफ में, दोनों में आता है। तो तीनों की तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन भी। आगे हम बात कर रहे हैं अंतराल, किसके बीच में अंतराल पूछा है? काविंग और कंसेप्शन रेट। काविंग मतलब पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद से लेकर ज्ञापन होने का बीच का जो ड्यूरेशन है। ब्याने के बाद, काविंग मतलब ब्याने के बाद और आगे दोबारा से प्रेग्नेंट होने के बीच का जो टाइम है उसको किस नाम से जानते हैं? हमें सर्विस पीरियड के नाम से जानते हैं। ड्राई पीरियड किसको कहते हैं? पशु प्रेग्नेंट हो गया है, लैक्टेशन में चल रहा है और ब्याने से पहले 2 या 3 महीने के आसपास क्या रहता है? वो दूध नहीं देता। जिस दिन से वो दूध सुखाते हैं उसका, उस दिन से लेके पार्चुरेशन दिन तक उसका जो टाइमिंग है 60 दिन हम बोलते हैं। एवरेज जो टाइम है 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 ईयर में 1 काफ पैदा नहीं होगा। तो उसका नाम क्या हमारा? ड्राई पीरियड है। सर्विस पीरियड ये आ गया। गैस्टेशन का गर्भकाल है। प्रेग्नेंट होने से ब्याने तक का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा? गैस्टेशन पीरियड कहलाएगा। अबॉर्शन क्या है? गर्भपात। गर्भपात के लिए अलग अलग डेफिनेशन थी। स्टार्टिंग में अगर गर्भपात होता है उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं, लेकिन बाद में 4, 5, 6, 7 महीने में अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन होते ही बच्चा डेड या पहले से डेड, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित टर्म आगे हमने 4 ऐसे अलग अलग किए हैं। एक नाम किया स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में क्या है? टाइम पूरा होगा बच्चा डेड होगा। यहाँ टाइम पूरा नहीं होता। एक होता है प्री मैच्योर बर्थ, टाइम से पहला पैदा हुआ है लेकिन बच्चा लाइव है। यहाँ टाइम पे पैदा हुआ है लेकिन बच्चा डेड है। ये दो टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। गाय में फिटल मेम्ब्रेन बाहर नहीं आती है, आरओपी कहते हैं। कितना टाइम लेती है वो? नॉर्मली 4 से 5 घंटे में आरओपी मतलब जेर गिर जाती है। लेकिन जब 8 से 10 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है जेर नहीं गिरती है, उस कंडीशन का नाम ही रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा बोला जाता है। घोड़ी की बात करते हैं, घोड़ी में 2 से 3 घंटे में नहीं गिरे तो उसको हम आरओपी बोलते हैं। वैसे आधे घंटे में घोड़ी में गिर जाती है। भारत का दूध उत्पादन में स्थान पूछा है, बहुतों ने इसका आंसर क्या कर दिया है? दूसरा कर दिया है। दूसरा किसका है? राजस्थान का है। यूपी फर्स्ट होता है, राजस्थान दूसरा है। लेकिन इंडिया का पूछा है, वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन दूध में, तो उत्तर आएगा पहला। अगर आप गलती से भारत की जगह राजस्थान समझते हो दिमाग में तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा उत्तर कर दोगे। कीटोसिस एक रोग है, बहुत खतरनाक बीमारी है जो ग्लूकोज की कमी से होती है। कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से होती है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। पहले में देखो यहाँ पे प्रोटीन उपलब्ध है, मतलब डाउन नहीं है, धनात्मक है। दूसरे में ऊर्जा लिख के मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर है। लेकिन थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ऋणात्मक प्रोटीन संतुलन, यही इसका आंसर है। क्यों हो गया आंसर? प्रोटीन की बारी तो बाद में आती है, पहले कार्बोहाइड्रेट की बारी आती है, फिर फैट की बारी आती है, फिर प्रोटीन की बारी आती है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद में फैट का होता है, उसके बाद में प्रोटीन का। इस क्वेश्चन का देखने से आपको आइडिया लगेगा कि ये आंसर क्यों हुआ। बिल्कुल ही वीक हो गया पशु, इतनी ग्लूकोज की कमी आ गई है, कार्बोहाइड्रेट खत्म, वसा भी खत्म, और कौन खत्म होने शुरू हो गया है? ऋणात्मक प्रोटीन संतुलन। मतलब यहाँ पे प्रोटीन भी खत्म, मतलब 2-4 दिन बाद में तो वो पशु एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि पशु के पास न तो कार्बोहाइड्रेट है
पशु के पास नया फैट है, सिर्फ क्या बची, प्रोटीन। वो भी अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चलनी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब इसके बाद में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, पशु डेड भी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, थर्ड आएगा। एक और कर देंगे। रोग की प्रकृति तथा रोग के कारण की बात करें, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा, डायग्नोसिस। आपको याद हो तो मैंने कभी ये स्टेप बताए थे। स्टेप की बात करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, ईटियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे पहले हम एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, ईटियोलॉजी, सिम्टम, उसके बाद में डायग्नोसिस, उसके बाद में प्रोग्नोसिस, उसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इतने सारे स्टेप होते हैं। स्टेप में सबसे पहले पहला स्टेप हमारा हिस्ट्री होता है, उसके बाद में हमारा एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारे एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में ईटियोलॉजी मतलब किसकी वजह से रोग हुआ है, उसके बाद में लक्षण चेक करते हैं, लक्षण के बाद में डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस में रोग का पता लगाना, रोग की प्रकृति और रोग कारक का पता लगाना होता है, वो काम किस में होता है, डायग्नोसिस। इसके बाद में हमारी प्रोग्नोसिस होती है। प्रोग्नोसिस में कि यह रोग भविष्य में ठीक होगा कि नहीं होगा, रोग की भविष्यवाणी क्या कहलाती है, प्रोग्नोसिस। और प्रोग्नोसिस के बाद में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद में एक बार तो पशु ठीक हो गया, लेकिन भविष्य में बीमार न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन मीन्स वैक्सीन करते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका क्या बनेगा, चौथा बनेगा।